पहलगाम हमले में भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच क्यों रही है? यह एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। आपके मंत्री किरण रिजिजू ने इसे स्वीकार किया है, मगर भारतीय जनता पार्टी और उनका पालतू मीडिया लगातार इस कोशिश में है कि इसका दोष किसी और पर बढ़ा जाए। मोदी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल ने दिया है एक निहायत ही वाहियात और विवादास्पद बयान। यहां पर पीयूष गोयल कहते हैं कि जब तक 140 करोड़ भारतीयों में देशभक्ति नहीं आएगी तब तक ऐसे हमले होते रहेंगे। यानी कि अपनी जिम्मेदारी से बचने का एक और जरिया। माननीय पीयूष गोयल जी, यह हमला हुआ है इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से, गुप्तचरी में जो नाकामी थी उसकी वजह से। बैसरण मेडोज में एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं था, इस वजह से हुई थी। और अब यह दोष मढ़ा जा रहा है 140 करोड़ भारतीयों पर, और उन पर दोष लगाया जा रहा है कि साहब इनमें से देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की कमी है, इसलिए यह घटना हुई। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सुनिए कि पीयूष गोयल कह क्या रहे हैं, क्योंकि उनका यह जो भाव है वो बतलाता है कि इस सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। पीयूष गोयल के इस वाहियात बयान पर कांग्रेस हमलावर है। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान आपकी स्क्रीन पर। सुप्रिया कहती हैं, भाजपा मंत्री पीयूष गोयल ने आतंकी हमले का ठीकरा जनता के ऊपर ही फोड़ दिया। मतलब सुरक्षा और खुफिया तंत्र में हुई चूक के जिम्मेदार लोग हैं। इतनी थेथरई आती कहां से है इन लोगों में? और मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। आपकी स्क्रीन पर यह है किरण रिजिजू। याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था जहां किरण रिजिजू ने अपने बयान में एक नहीं दो बार चूक शब्द का इस्तेमाल किया। यानी कि कहीं ना कहीं किरण रिजिजू ने इस बात को स्वीकार किया कि एक चूक हुई है, इंटेलिजेंस फेलियर हुई है। मगर दिलचस्प बात, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जो बयान पेश किया है ना, उन्होंने अपने बयान का वो हिस्सा हटा दिया जिसमें उन्होंने इंटेलिजेंस फेलियर को माना, सरकारी चूक को माना। मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। यह है किरण रिजिजू का वो बयान जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर डाला है, और उससे उन्होंने वो हिस्सा हटा दिया जहां वो इंटेलिजेंस फेलियर की बात को मान रहे थे। एक बार फिर सुनिए इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर क्या कहा था किरण रिजिजू में, और मैं आपको यह क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि जैसा कि आपने पीयूष गोयल की जुबान से सुना, दोष देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की कमी को लेकर है साहब, मगर सरकार पर सवाल ना उठाया जाए। सुनिए अपनी चूक को किस तरह से मान गए थे किरण रिजिजू, और फिर इस बयान को न सिर्फ किरण रिजिजू ने बल्कि ANI ने भी हटा दिया था। याद कीजिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर देश के गृह मंत्री अमित शाह। याद कीजिएगा सर्वदलीय बैठक में अमित शाह ने क्या कहा था कि बैसरण जहां पर यह बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, वहां जाने की इजाजत नहीं थी और टूर ऑपरेटर्स वहां अपने दम पर उन्हें ले गए। यह बात कही थी अमित शाह ने। मगर अब हिंदू की यह खबर उनकी पोल खोल रही है। विजेता सिंह की यह खबर है, और यह खबर क्या कहती है? यह खबर यह कहती है कि बैसरण का वो इलाका हमेशा से ही खुला रहा है, उसके लिए कोई इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ 35 रुपए दीजिए और एंटर कीजिए। सबसे बड़ी बात, जब से जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीना गया है तब से पुलिस जो है या सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से LG मनोज सिन्हा जो कि केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं उनके अंतर्गत आती है। तो बड़ी बात, देश के गृह मंत्री आखिर क्यों विपक्ष को भ्रमित कर रहे थे यह कहते हुए कि बैसरण टूर ऑपरेटर्स ने अपने दम पर खोल दिया, जबकि यह हमेशा से ही खुला रहा है, लगातार खुला रहा है। ये तमाम बातें, ये जो 3 मिसाल मैंने आपके सामने दी हैं, वो क्यों दी हैं दोस्तों? यह बतलाने के लिए कि किस तरह से यह सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है, और गलती से अगर इनके मुंह से निकल भी जाए चूक तो उसे गायब कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात, इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर सरकार ने जो अपनी गलती मानी है उसको लेकर चर्चा कहां हो रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और जहां तक देश में गद्दारों की बात है, तो देश में गद्दार तो हमेशा से रहे हैं, आजादी से पहले रहे हैं माननीय पीयूष गोयल जी। यह सरकार का काम है कि उन गद्दारों के रहते हुए अपने देश की जनता को सुरक्षा प्रदान करें। जब आप इस वाहियात सांसद निशिकांत दुबे की मैरिज एनिवर्सरी के लिए सुरक्षा प्रदान कर सकते थे, जब आप देश के गृह मंत्री अमित शाह के काफिले में 20-20, 30-30 गाड़ियां प्रदान कर सकते थे,
तो बैसरण में जो आम भारतीय गया था उसके लिए आप सीआरपीएफ के जवान मुहैया नहीं करा सकते थे? अगर सीआरपीएफ के जवान वहां होते, चलिए मैं मान लेता हूं कि सेना ऐसी जगहों पर नहीं जाती, मगर अगर सीआरपीएफ के जवान बैसरण में होते तो मजाल है वो पाकिस्तानी आतंकवादी एक भी पर्यटक का बाल बांका कर पाते? हमारे सीआरपीएफ के जवान उन्हें नाको चने चबवा देते। मगर इस तरह के वाहियात तर्क दिए जा रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं क्यों देश के गृह मंत्री इस तरह से भ्रमित करने वाली बात कर रहे हैं, जबकि जैसे मैंने बताया बैसरण में 35 रुपए दीजिए और घुस जाइए, जैसा कि हिंदू की यह रिपोर्ट बताती है। आज शहीदों के परिवार की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, मेरा मन नहीं था और इसे देखने के बाद मेरी रूह कांप गई थी। विनय नरवाल के पिता हैं, उनकी अस्थियां प्रवाहित कर रहे हैं। यह वीडियो देखिए। आज विनय नरवाल, नीरज, वो तमाम लोग जो शहीद हो गए, वो जो 26 लोग शहीद हो गए, आज हम उनके साथ हैं। इस वीडियो के लिए मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों, देखिए। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। ये जो शहीद के परिवारों की आंखों में आंसू हैं, वो सवाल कर रहे हैं सरकार से। शीतल कलाठिया ने क्या कहा था? शीतल कलाठिया ने कहा था कि मैं टैक्स के पैसे देती हूं, क्या मुझे सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? उनका बेटा कह रहा था कि दोष कश्मीरियों का नहीं है, दोष सरकार का है जो हमें सुरक्षा नहीं दे पाई। नीरज का परिवार जो है वो सवाल कर रहा है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से। नरवाल का परिवार सवाल कर रहा है मुख्यमंत्री नायाब सैनी से। इन सवालात से आप बच नहीं सकते, हकीकत यह है और इसके अलावा कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात साहब, दोष सबका है। याद कीजिएगा, पंकज सिंह, इन्होंने दोष बढ़ा था कांग्रेस के ऊपर, यानी कि दोष सबका है, कांग्रेस का है, राहुल गांधी का है, मगर प्रधानमंत्री का नहीं है। प्रधानमंत्री सऊदी अरब से आ गए, क्यों आ गए मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप वहीं रहते ना प्रधानमंत्री। लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? लौटने के बाद प्रधानमंत्री बिहार गए, वहां पर चुनावी रैली को संबोधित किया। उसके बाद अगले दिन यानी कल उन्होंने इसरो के वैज्ञानिक के निधन पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज वो एक रोजगार मेला को संबोधित कर रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या जो लोग घायल हैं कश्मीर में, अगर आज प्रधानमंत्री वहां चले जाते, अस्पताल चले जाते, तो कितना बड़ा संदेश देते? मगर आप जानते हैं दोस्तों, मणिपुर में हादसा होता है, प्रधानमंत्री नहीं जाते। कुंभ में बड़ा हादसा होता है तो प्रधानमंत्री अस्पताल नहीं जाते, खुद डुबकी मार के वापस आ जाते हैं। बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, प्रधानमंत्री वहां नहीं जाते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री कश्मीर क्यों नहीं जा रहे? सबसे बड़ी बात, अगर प्रधानमंत्री वहां जाकर एकता का एक संदेश देते हैं तो आपको अंदाजा नहीं है कि देश पर उसका क्या असर पड़ेगा। क्योंकि देश में इस वक्त जो खतरनाक खेल खेला जा रहा है उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। इस तस्वीर को देखिए, जयपुर की यह तस्वीर है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य के नेतृत्व में एक मस्जिद पर धावा बोलने की कोशिश की जाती है। देखिए वहां क्या नजारा था। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। अब पत्रकार सचिन गुप्ता के मुताबिक बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। प्रधानमंत्री, आप कश्मीर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप कश्मीर जाते हैं तो उसके कई संदेश जाएंगे। पहली बात, पाकिस्तान को आप संदेश दे सकते हैं कि हम सब एक हैं। दूसरी बात, आप लोगों में विश्वास पैदा करेंगे कि भाई कश्मीर आना बंद मत कीजिए, यह घटना हो गई मगर आने वाले वक्त के लिए हम सुरक्षा देंगे।
चप्पे चप्पे पर हम सुरक्षा देंगे, यह आप कह सकते हैं ना, मगर आप नहीं जा रहे हैं। आप सामने आकर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित नहीं कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अब तक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया। जमीन पर कौन है? वो लोग हैं जो कश्मीरी विद्यार्थियों पर हमला कर रहे हैं, मुसलमानों की रोजी रोटी पर लात मार रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। और यहां आपका अपना एक विधायक बाल मुकुंदाचार्य, जिन पर आप ही की सरकार ने एफआईआर दर्ज किया है, यानी कि आप ही की सरकार मानती है कि आप ही का एक विधायक कानून के लिए एक चुनौती बना हुआ है। आपके सांसद, आपके नेता, आपके विधायक क्या क्या कर रहे हैं हम नहीं जानते। लंबी चौड़ी फहरिस्त है। शुवेंदु अधिकारी, जो नौटंकी इन्होंने की एक शहीद की पत्नी के साथ, सब जानते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह है निशिकांत दुबे, इनकी मैं चर्चा करूंगा। और आपके स्क्रीन पर यह हेमंत बिस्व शर्मा, लगातार विवादास्पद और वाहियात बयान देते हुए। और इनसे मिलिए, यह निशिकांत दुबे जो है, इनका ताजा बयान। यह व्यक्ति चाहता है कि भारत की दुश्मनी सबसे हो जाए। इनका बयान मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बांग्लादेशी भी बड़ा छटपट कर रहा है, उसको भी गंगा नदी का पानी बंद करने का समय आ गया है। पानी पीकर जिएगा हमसे, गाएगा पाकिस्तान से। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं निशिकांत दुबे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के केयर टेकर मोहम्मद यूनुस से फिर मुलाकात क्यों की? यानी कि यह व्यक्ति चाहता है कि हमारे जितने भी पड़ोसी हैं सबसे दुश्मनी हो जाए। इसमें दो राय नहीं है कि बांग्लादेश के साथ तनाव है, मगर यही कूटनीति का तकाजा होता है। दिमाग का इस्तेमाल करो भाई। तुम पहलगाम में जाकर जश्न मनाओ अपनी शादी का, कौन मना कर रहा है तुमसे? आप जश्न मनाइए। आप सुरक्षा कर्मियों के बीच में जश्न मनाइए अपनी शादी का। आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेशों में भेजिए। आपके बच्चे विदेशों में जाकर नौकरी भी कर रहे हैं, मगर कम से कम यहां भारत के लिए मुश्किलात तो पैदा मत कीजिए। अब यह व्यक्ति जो है बांग्लादेश के साथ दुश्मनी चाहता है। मैं मान रहा हूं कि बांग्लादेश के साथ हालात तनावपूर्ण हैं, मगर इस वक्त भारत को सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। भारत अंधा होकर दौड़ नहीं सकता है, नहीं, हमें सूझबूझ से कदम उठाना पड़ेगा। यह है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। इस व्यक्ति ने स्काई न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में यह कहा कि हां, हम आतंकवादियों का पालन पोषण कर रहे थे, अमेरिकियों के लिए, ब्रिटेन के लिए। इस व्यक्ति को इस बयान के लिए कटघरे में रखा जाना चाहिए। इस इंटरव्यू में यह कह रहा है कि साहब 9/11 जो साल 2001 में हुआ था, उसके बाद से पाकिस्तान और आतंकवादियों के बीच में एक रिश्ता कायम हो गया। कितनी वाहियात बात की है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने। क्या पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को यह याद दिलाने की जरूरत है कि पाकिस्तान में कट्टरता की शुरुआत कब से हुई थी? जब यह व्यक्ति यानी जनरल जियाउल हक पाकिस्तान के सेना प्रमुख हुए थे। इस व्यक्ति ने दो चीजों की शुरुआत की थी। एक, पाकिस्तान की सोच में कट्टर इस्लाम का जो है प्रवाह करना, और दूसरा, ब्लीड इंडिया 1000 कट्स, यानी कि भारत को लेकर एक रणनीति की शुरुआत की गई थी कि भारत को अलग अलग जगहों पर 1000 घाव दिए जाए जिससे भारत बिखर जाए। यह इस आदमी की सोच थी, और उसी सोच के अंतर्गत पाकिस्तान अब भी चल रहा है। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान में कट्टरता आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। 80 के दशक में हालात और बद से बदतर हो गए, और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर कट्टर सोच का राज रहा है। लोकतंत्र हमेशा से वहां बेईमानी रही है। हमें ख्वाजा आसिफ के इस बयान पर उन्हें कटघरे में रखना चाहिए, उन्हें घेरना चाहिए कि देखिए, खुलकर पाकिस्तान का रक्षा मंत्री इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हम आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, मगर हम यहां क्या कर रहे हैं? हम आपस में लड़ मर रहे हैं। सुनिए ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. अगर आज देश एक होकर अपनी लड़ाई लड़ रहा होता तो इस बयान को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बवाल मचा दिया होता, भाजपा ने बवाल मचा दिया होता, हमारे न्यूज चैनल्स इस पर डिबेट कर रहे होते। मगर नहीं साहब, हम पाकिस्तानी मेहमानों को बुलाते हैं और भारत की तौहीन करवाते हैं। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से रिपब्लिक न्यूज ने अपने मंच पर एक वाहियात
पाकिस्तानी को बुलाया था और वो व्यक्ति हमारे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की तौहीन कर रहा था। भारत को गोबर खाने वाला और गौमूत्र पीने वाला देश बता रहा था। वो एक समस्या है, वो एक अलग है, उसे हम डील करेंगे और वो सवाल मैं अपने मन से उठाता रहा हूं। मगर बड़ा प्रश्न यहां पर ये दोस्तों, ये न्यूज चैनल्स इस तरह के जहरीले लोगों को क्यों बुलाते हैं? पैसा देकर इन पाकिस्तानियों को क्यों बुलाया जाता है? यह सवाल तो किया जाएगा ना, आखिर क्यों, क्या वजह है इसकी? ख्वाजा आसिफ ने जो बात कही उसको लेकर हमें पाकिस्तान को कटघरे में रखना चाहिए था, जिसमें वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हां, हम आतंकवादियों को शरण देते हैं। ये मत भूलिएगा, जब भारत में 26/11 का हमला हुआ था, 26/11 का हमला हुआ था, तब वहीं के न्यूज चैनल जियो न्यूज ने पाकिस्तानी सरकार को एक्सपोज कर दिया था, क्योंकि वो जो तमाम 1 दर्जन आतंकवादी भारत में घुसकर आए थे वो पाकिस्तान के ही रहने वाले थे। इस बात का पर्दाफाश किसी और ने नहीं, पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज ने किया था। उस वक्त हम अपनी बात अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने बहुत ही कामयाबी से रख रहे थे। यही वजह है कि आज तहव्वुर राणा जो है उसका प्रत्यर्पण हो पाया है, वो भारत आ पाया है इतने सालों के बाद। मगर आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम अपना केस मजबूत कर रहे हैं आपस में लड़के, कश्मीरियों पर प्रहार करके, मस्जिदों के सामने इस तरह का जुलूस निकाल के, और हमारी सरकार अपना दोष मानने को तैयार नहीं है। अब भी ठीकरा फोड़ा जा रहा है 140 करोड़ भारतीयों पर, उनकी देशभक्ति, उनकी राष्ट्रभक्ति पर। माननीय पीयूष गोयल, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब भारत आजादी की जंग लड़ रहा था तो विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें आप वीर सावरकर बुलाते हैं, उन्होंने बयान दिया था कि सुभाष चंद्र बोस की INA नहीं, ब्रिटिश सेना में शामिल हुई है। जब भारत छोड़ो आंदोलन में पूरा देश शामिल था, तब सिर्फ 2 तंजीमें, 2 पार्टीज उसके खिलाफ थी, RSS और मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी। सबसे बड़ी बात, क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत है कि 50 साल तक RSS ने अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया था? और क्या मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है कि साल 2001-2002 की बात है, जब 3 लोग RSS के मुख्यालय में घुसते हैं तिरंगा फहराने के लिए, तब उन पर RSS केस कर देता है। तो जहां तक गद्दारी की बात है, हमारे सामने ढेरों मिसालें हैं। यह सरकार का कर्तव्य है कि जो गद्दार हैं उनके रहते हुए देश को सुरक्षा दी जाए और अपनी जिम्मेदारी से ना बचा जाए। हकीकत यह है, इस हकीकत का सामना कीजिए मिस्टर पीयूष गोयल, उससे बचने की कोशिश मत कीजिए। और हो यही रहा है इनके पालतू मीडिया के जरिए, इनके प्रचार तंत्र के जरिए। मैं फिर आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं दोस्तों, इस वक्त आपके व्हाट्सएप पर बहुत जबरदस्त जहरीला प्रचार किया जा रहा है, और इसका मकसद सिर्फ एक है कि देश में हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव पैदा हो। इसका मकसद सिर्फ एक है कि जहां जहां कश्मीरी काम कर रहे हैं उन पर प्रहार हो, उन पर हमले हो, और यह सामने उभर कर आ रहा है। आज सुबह मेरे एक दोस्त ने मुझे एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया पाकिस्तान के पूर्व सैनिक तानाशाह जनरल मुशर्रफ का, जिसमें उनके बारे में कहा गया था कि जनरल मुशर्रफ यह कह रहे हैं कि जो भारतीय मुसलमान है ना, वो हमारा एसेट है, क्योंकि यह भारतीय मुसलमान भारत को इस्लामिक देश बनवाएगा। सरासर झूठ। यह बात मुशर्रफ ने नहीं कही थी, मगर मुशर्रफ जो अब जिंदा नहीं है उसके मुंह से यह बुलवाया जा रहा है। क्यों? ताकि पाकिस्तान के जरिए मुसलमानों के बारे में आपके मन में एक नफरत पैदा हो। इसी तरह का प्रोपेगेंडा तमाम जगहों पर जो है तैर रहा है। आपको अंदाजा है कि आप अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। बाज आइए साहब, अगर आपके सामने कोई प्रोपेगेंडा भेजता है, कुछ जहरीली बात भेजता है, तो बहुत आसान है। और मैं आपके सामने 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र करना चाहूंगा, ChatGPT और परप्लेक्सिटी। जब भी आपके सामने कोई जानकारी आए, यहां जाइए और उसकी परख कीजिए। अगर आप ट्विटर पर हैं या सोशल मीडिया हैंडल X पर हैं, तो ग्रॉक से पूछिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमूमन जानकारी जो सामने आती है वो सही आती है। कहने का अर्थ साफ है, अगर आपके सामने कोई व्हाट्सएप पर जानकारी आए जो बहुत भड़काऊ है, उस जानकारी को क्रॉस चेक कीजिए फैक्ट चेकिंग के जरिए से। बहुत आसान है दोस्तों, मगर खुद को जहर में सराबोर मत कीजिए। हमारी चुनौती है कि हम सरकार का साथ दें इस मुश्किल लम्हे में।
हमें अंदर ही दंगे नहीं भड़काने, हमें अंदर ही आपस में लड़ाई नहीं करनी है। क्या आपको यह आसान सी बात समझ आ रही है जो मैं आपसे कह रहा हूं? मैं रोज आपसे बात कह रहा हूं, मगर फिर भी कुछ नफरती चिंटू आ जाते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में जहर उगलने। समझिए इस बात को, उन मंसूबों को समझिए, अपनी सरकार के साथ इस लड़ाई में साथ रहिए, मगर आपस में मत लड़िए। और उन नफरती भारतीय जनता पार्टी नेताओं से बचिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।